स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शागिर्द पोस्को एक्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। वैसे बाबा बहुत चर्चा में हैं, बहुत मीडिया फ्रेंडली रहते हैं, चाहे गो तस्करी का मसला हो, चाहे मनुस्मृति को प्रोटेक्शन करने की बात हो, संविधान पर, हिंदू राष्ट्र पर, ब्राह्मणवाद के प्रोटेक्शन पे, तमाम मसलों पर, गो तस्करी से लेकर तमाम मसलों पर लगातार मुखर रहते हैं और मीडिया में बने रहते हैं। लेकिन हाई कोर्ट से जो जमानत मिली, क्या एक आम व्यक्ति अगर हो, सरकार से भी उनका जो मसला रहता है वो सब जग जाहिर है, माघ मेले में उनको स्नान नहीं करने दिया गया, झगड़ा भी हुआ था वहां पे, तमाम सब हमने देखा है। तो एक आम व्यक्ति अगर होता तो क्या उनको जमानत मिल जाती? आखिर कोर्ट की बात तो कोर्ट में, लेकिन इलाहाबाद की गलियों में बाबा को लेकर क्या चर्चा है, थोड़ा बाबा के इतिहास पर भी और इस केस को लेकर भी, और जितने विवादित बोल रहते हैं बाबा के, कानूनी कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। हाँ, सरकार से झगड़ा हुआ उत्तर प्रदेश में जरूर, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या चर्चा है, खास तौर से इलाहाबाद में चर्चा इसी विषय पर होगी। लंबे अंतराल बाद जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इलाहाबाद में ही रहते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो इलाहाबाद की तो जगह जगह की खबरें इनके पास होती है। सीधे जेपी सिंह साहब के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। और एफआईआर करने वाले भी ब्राह्मण ही, बाय द वे। स्वागत है सर। जी सर। देखिए सर, जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद के व्यक्तिगत विचार क्या हैं, मनुस्मृति पर विचार क्या हैं, ये एक अलग मसला। जी। उनका गौ हत्या पर विचार क्या है, ये एक अलग मसला। लेकिन हम लोग डेमोक्रेट हैं, लेफ्टिस्ट भी मान लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते कि बिना किसी कानूनी प्रावधान के गलत ढंग से किसी को फंसा के किसी को भी सजा दिया जाए, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो जाहिर तटस्थ हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो आस्तिक हो। बाबा मुखर हैं, बाबा पढ़े लिखे आदमी, संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से एमए है और पढ़े लिखे शंकराचार्य हैं। और बाकी उनका सब जो भी उनकी अपनी विचारधारा, उसमें उनका क्रिस्टल क्लियर मामला। और हम लोग यहाँ जो इस पर बहस कर रहे हैं, इसमें हम लोगों के लिए कोई धार्मिक मुद्दा नहीं कि वो क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, सही कहते हैं कि गलत कहते हैं, वो एक अलग मामला है। दूसरी बात, हम लोग यहाँ इतने धर्म में इतने पंथ हैं कि अब वो जो पुराने चार शंकराचार्य की जो पीठ है, जो भले सर्वोच्च पद पर हो, उनको साधु समाज का ही एक बहुत बड़ा वर्ग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। और जिसने मुकदमा ये कायम कराया था वो भी साधु समाज से ही आता है। अब उसको कोई कुछ भी कहे, फर्जी कहे, जो भी कहे, क्रिमिनल कहे, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। तो ये एक अलग मुद्दा है। असली मुद्दा मैं जो मतलब इससे बात करना चाहता हूँ, हाई कोर्ट का जो आदेश है। अब जी। इसी बहाने हाई कोर्ट में भी जज टू जज एक रूपता नहीं है। हम्म। जिस जज ने ये फैसला दिया है, उसने बहुत ही अपनी रीढ़ को जो है दिखाया है, समझ लीजिए आप इस बात को। वरना तो मास्टर ऑफ रोस्टर जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वहां का होता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, मास्टर ऑफ रोस्टर जो है सरकार के इशारे पर जिन जजों को सरकार नहीं चाहती उनका रोस्टर बदल देता है। ऐसे जगह मुकदमा जो है वो सौंपता है जहां मालूम है कि यहाँ जो है फैसला क्या आएगा। इसके बावजूद नमा पिछले कुछ दिनों से तमाम हाई कोर्ट में कुछ हाई कोर्ट जजों ने अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाना शुरू किया है, जिसमें इलाहाबाद में जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद पर जो फैसला दिया है, ये 27 फरवरी का फैसला रिजर्व था। उस दिन उन्होंने कहा कि जब तक फैसला नहीं आता या चार्जशीट नहीं दाखिल होती, तब तक जो है इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। लेकिन कल जो है उन्होंने इस पर जो है वो उनको अग्रिम जमानत दे दी। अब मामला यह है कि कुल सब 18 तारीख
जिस दिन अमावस्या था, जिस दिन अभियुक्तानंद का रथ तथा कथित रथ रोका गया, जिस दिन नहाने नहीं दिया गया, जिस दिन सुबह से शाम तक वो प्रोटेस्ट करते रह गए, उस दिन की घटना ये बताई जाती है। जबकि वो बटुक जिनके लिए कहा जाता है कि जिनके साथ उन्होंने अप्राकृतिक यौनाचार किया, वो न उनके आश्रम में पढ़े हैं, वो हरदोई में पढ़ते हैं। मतलब इतने विसंगतियां हैं कि हम आपसे क्या बताएं। और इस पूरी घटनाक्रम ने एक बात को और साबित किया है कि वे पुलिसकर्मी या पुलिसकर्मियों का वो बल, वो चाहे राज्य का हो, चाहे केंद्र का हो, चाहे केंद्र की एजेंसियां हो, जिस तरह राजनीतिक प्रतिशोध या व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए जिस तरह के मुकदमे ईडी का, सीबीआई का, एनआईए का, आपका आईपीसी का या बीएनएस जो नया हो गया है, भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत तमाम मुकदमे जो सब कायम करते हैं, और वो जब कोर्ट में जाता है और कोर्ट अगर वास्तव में उन मुकदमों के इंग्रेडिएंट्स को, जो एफआईआर लिखाई गई है, जो क्या किया गया है, उनको जब देखता है, तो देखते मान वो जो कोर्ट में पीठाधीन अधिकारी हैं, वो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चाहे लोअर कोर्ट के जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ट्रिब्यूनल के हो, उनको पता चल जाता है कि यहाँ खेल फर्रुखाबादी क्या चल रहा है, ये सही है या गलत। अब वो दूसरी बात है कि हम इस मौके पर मेरिट नहीं देखेंगे, प्रथम दृष्टया बड़ा ये है वो है, कह के अपना एक बीच का रास्ता निकाल के जो फैसला देना होता है वो सुना देते हैं। तो इस घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को पूरी तरह नंगा कर दिया है कि किस तरह किसी को भी घसीटने के लिए कानूनी रूप से, और जो है मतलब क्या कहते हैं, हैरान परेशान करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं। वैसे तो मैं ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि मैं फ्यूडल परिवार से आता हूँ। जी। ये दूसरी बात है कि मेरा फ्यूडल कैरेक्टर नहीं है, लेकिन मैं फ्यूडलिज्म के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंख से देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि गांव के जमींदार या जो दबंग लोग हैं, वो दो चार फहासा औरतों को जो है क्या कहते हैं पाले रहते हैं, जी। और उनसे जिसके भी खिलाफ आपका यौनाचार का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। और जिस तरह हमारी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जिस तरह जो है महिलाओं के बारे में अतिशय उदार है, और सारे तर्क वितर्क को परे रख करके महिला स्वातंत्र के लिए लगातार जो है क्या कहते हैं मतलब फैसला सुना रही है, उससे महिलाओं के हाथ में इतनी शक्ति आ गई है कि इस तरह की महिलाएं जिसको चाहे उसको धूल दूसरित कर देती हैं। यही एक हमारे रिश्तेदार इंस्पेक्टर थे पुलिस, उनको उस मोहल्ले की एक फहासा औरत ने यौनाचार के आरोप में उनके खिलाफ 4 बच्चों की मां ने एफआईआर करा दी, बेचारे को जेल जाना पड़ गया, जबकि मामला पूरी तरह गलत था। बाद में वो जो है क्या कहते हैं, ये वर्षों पहले की बात है, और बाद में वो इसी शौक में बेचारे मर गए कि जो पुलिस इंस्पेक्टर ईमानदारी से जिसने 30 साल नौकरी की हो, वो यौनाचार के आरोप में जो है नैनी जेल चला गया। हम्म। तो बहरहाल अभी शंकराचार्य भाग्यशाली थे कि इनका ऐसे कोर्ट में गया मामला कि जहां कोर्ट ने इनको जो है रिश्ते कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां भी पेंच है। यहां भी अगर जज साहब ने उन बटुक को बुला के अकेले कमरे में अपने बात नहीं की होती, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उन्होंने आरोप लगाया, कि जिनके नाम पर आरोप लगाया गया, अगर उन पर नहीं कहा, वो जो है उनसे अलग कमरे में बात नहीं किया होता, तो वो हो सकता है कि इस निष्कर्ष पर ना पहुंच पाते। तो मामला है ना, सिखाई बुद्धि और ओरिजिनल में बहुत सारा अंतर होता है। और चूंकि मैं वकालत कर चुका हूं, तो मैं जानता हूं कि सिखाई बुद्धि को कैसे जो है कोर्ट में वकील तोड़ते हैं। पहले तो घटनास्थल से उत्तर और दक्षिण और पूरब और पश्चिम में ही इतना कंफ्यूज हो जाता है फर्जी मुवक्किल को, उसको याद ही नहीं रहता, दिशा भ्रम हो जाता है कि जो है घटना जो है वो समय क्या कहता है, दिशा। वहां से उत्तर थी कि वहां से दक्षिण थी, कि वहां से पूरब थी, कि वहां से पश्चिम थी। वो कपड़ा क्या पहने थे, आप कपड़ा क्या पहने थे, तो क्या हुआ, तो क्या नहीं, मैं तमाम सब बहुत सी बातें हैं, मतलब क्या कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन की। तो जज साहब ने जब अकेले कमरे में लड़के को, अच्छा वो भी 2 बटुक की जगह एक ही बटुक आया था, एक बटुक नहीं आया था, जबकि 2 बटुकों की ओर से एफआईआर कराई गई थी। अब घटना 18 तारीख की है, जिस दिन सवेरे से ला के 9-10 बजे रात तक नाटक चला, और 10 बजे अचानक शंकराचार्य की तबीयत खराब हुई, और वो अपने शिविर में नहीं घुसे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं शिविर में अब तभी घुसूंगा जब सब मामला क्लियर हो जाएगा, नहीं तो मैं शिविर में जाऊंगा ही नहीं। और वो बाहर वापस चले गए बनारस, वो शिविर में अपने फिर घुसे नहीं, बाहर से ही उनका वैन वहां खड़ा था,
जिससे वो यात्रा करते हैं, उस वैन में जाके उनके सर फटने लगा, दवा खा के वो जो है भीतर वैन में चले गए। अब उस दिन की घटना बताई जा रही है। लड़का उनके आश्रम में पढ़ता भी नहीं है, कहाँ मेल हुआ, कहाँ भेंट हुई, क्या हुआ, इतनी विसंगतियां हैं कि कुछ पूछिए मत। और घटना 18 तारीख की है, 24 तारीख को एफआईआर कराया गया। उन लड़कों ने अपने गार्जियन से नहीं बताया, उनको जो है वो क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी मिल गए बताने के लिए, और वो ब्रह्मचारी जो है आपके क्या कहते हैं, रामभद्राचार्य जो चित्रकूट वाले हैं, जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोल रखी है, उनके शिष्य हैं जो अंधे हैं, उनके ऊपर शंकराचार्य ने कुछ दिन पहले ही हमला किया था कि कोई भी अंधा व्यक्ति धर्माचार्य हम्म। नहीं बन सकता, वो गुरु नहीं बन सकता, संन्यास नहीं ले सकता। तो उनका अलग अपना पीड़ा थी। योगी जी ने पिछले 7-8 साल में से, जब से इनकी सरकार है, उसके बाद से आप समझिए कि अखाड़ों और आश्रमों को और धार्मिक स्थलों को इतना फेसलिफ्ट के लिए अनुदान दिया है। शंकराचार्य आश्रम को नहीं दिया है, इतना अनुदान दिया है कि उनको लगता था कि सारे जो है उठ उठ करके जो है शंकराचार्य से उनका युद्ध होगा तो सारे उठ करके उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जबकि कोई खड़ा नहीं हुआ, इधर उधर का ही बयानबाजी हुई। दूसरी बात, एक जो है सेमी टाइप बाबा है, न वो शंकराचार्य है, न जगत गुरु है, सतुआ बाबा, जिनको योगी जी ने अब की बार जरूरत से ज्यादा जो है क्या कहते हैं, माघ मेले में जमीन आवंटित कराई थी, तमाम सुविधा थी, उनके आश्रम में गए भी, वो सुपर वीआईपी बाबा बन गए थे, जिनके यहाँ सारे जो है, अब समझ लीजिए कि इलाहाबाद के डीएम ने जाके उनके यहाँ किचन में रोटी सेकी, लकड़ी के चूल्हे पर, और उसका वीडियो उन्होंने फेसबुक पर जारी किया। जारी करते उनको शर्म भी नहीं आई कि तुम इलाहाबाद के डीएम हो, तुम सतुआ बाबा के आश्रम में जाके रोटी सेक रहे हो। उससे थोड़ा सा अपनी बीवी के किचन में जाके रोटी सेक के अपनी बीवी को खिलाते तो माना जाता कि तुम भाई महिला स्वतंत्रता के बहुत जो है वो हो, महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हो। ये मतलब पराकाष्ठा समझ लीजिए आप। और जो तमाम मतलब करोड़ों करोड़ रुपए, कई सौ करोड़ रुपए, मतलब हजारों करोड़ में इन लोगों को सबको मिला है फेसलिफ्ट के लिए और आश्रम के सुधार के लिए और इसके लिए। किसानों का कर्जा माफ होता है तो होता है कि इकनॉमी खराब कर दी बीपी सिंह ने, किसानों का कर्जा माफ करवा के। ये सब क्या है, जो बाबाओं को पैसा दिया जा रहा है, जो तमाम जो है मतलब छुटभइये बाबाओं को पैसा दिया जा रहा है, ये सब क्या है। सतुआ बाबा को जो है वो क्या कहते हैं, 4 गुना ज्यादा जमीन दी गई, माघ मेला में 4 गुना ज्यादा सुविधा दी गई, वीआईपी बाबा बन गए। मुख्यमंत्री जब स्वयं वहां जा रहे हैं तो अधिकारी रोटी नहीं सेकेंगे तो वहां क्या करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि सतुआ बाबा की जरा सा रोटी टेढ़ी हुई और उन्होंने उनको जल दिया, कन फूकवा तो वही है ये लोग, कान से देखते हैं, आंख से तो देखते हैं, फूक दिया कि साहब ये तो डीएम यहाँ का बड़ा खराब है। तो भाई माघ मेला होता या ना होता, डीएम साहब का पुलंदा पहले ही बन जाता। ये सब पृष्ठभूमि है सब। तो अब जरा फैसला सुना दिया जाए। जी। तो जमानत याचिका पर 27 फरवरी को जस्टिस जितेंद्र सिन्हा ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और निर्देश दिया था कि अंतिम फैसला होने तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद उनके शिष्य की गिरफ्तारी न की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने हम्म। आवेदकों, पीड़ितों और शिकायतकर्ता तीनों पक्षों को इस मामले में लंबित रहने तक मीडिया में कोई भी साक्षात्कार देने पर फिलहाल तो रोक लगा दी है। गौरतलब है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन पर आरोप है कि प्रयागराज में आयोजित हालिया माघ मेला के दौरान नाबालिगों के साथ यौन शोषण किया उन्होंने 2 बटुकों के साथ। इस मामले में एफआईआर 21 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज थाना में रात 11:37 पर दर्ज की गई। यह एफआईआर प्रयागराज के विशेष पॉक्सो कोर्ट द्वारा संबंधित एसएचओ को तत्काल मामला दर्ज करने का निर्देश देने के कुछ घंटे बाद दर्ज हुई। एफआईआर में पॉक्सो की गंभीर धाराएं लगाई गई, जिनमें धारा 3, 5, 1, 4, 2, 6, 16, 17, 51 शामिल है। विशेष रूप से हम्म। धारा 5 एक पठित धारा 6 के तहत नाबालिग के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए न्यूनतम 20 साल की सजा, जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, का प्रावधान है। अब समझिए कि कितने गंभीर मामलों में हुआ। आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, उनके शिष्य आपके क्या कहते हैं, रामभद्राचार्य जी के, उन्होंने जो है विशेष न्यायाधीश का दरवाजा खटखटाया था, यह आरोप लगाते हुए कि स्थानीय पुलिस ने पहले दी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की। शिकायत में कहा गया कि 2 नाबालिग, एक लगभग 14 वर्ष की, दूसरे 17 वर्ष के 6 महीने की, माघ मेला 2025-26 के दौरान आरोपियों द्वारा यौन शोषण का शिकार बनाया गया। यह भी आरोप है कि कृत्य धार्मिक सेवा और शिष्यत्व के नाम पर किए गए, जबकि वो न इनके आश्रम के अंतःवासी हैं, न इनके विद्यालय गुरुकुल के पढ़ने वाले हैं, वो हरदोई में पढ़ते हैं।
तो कब आए इनके यहाँ, कब इनके यहाँ शामिल हो गए, कब शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और कब इन्होंने यौन उत्पीड़न किया, समझ लीजिए सब शोध का विषय। 27 फरवरी को न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने, मैंने एकल पीठ थी, सिंगल जज थी, उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया और निर्देश दिया कि अग्रिम जमानत आवेदन के अंतिम निपटारे तक अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को और उनके शिष्य को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। स्वरूपानंद को इन लोगों ने कांग्रेसी संत घोषित कर दिया था क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद के झंडे के नीचे राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में अशोक सिंघल के पैर के पास बैठते नहीं थे। और एक जो चूंकि झगड़ा ज्योतिषपीठ का चल रहा था, वासुदेवानंद सरस्वती, तो वासुदेवानंद सरस्वती जाके बैठते थे। अभी भी वासुदेवानंद सरस्वती जो है, चूंकि उनको सुप्रीम कोर्ट से मना कर दिया गया कि आप शंकराचार्य नहीं, आप छत्र कंवर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो स्वरूपानंद के शिष्य हैं। स्वरूपानंद जी का जब दिवंगत हुए तो उसके पहले उन्होंने इनका जो है अभिषेक कर दिया था। बाद में फिर विद्वत परिषद और बाकी तीनों शंकराचार्य ने मिलकर इनको ज्योतिषपीठ का जो परंपरा है जिस तरह बनाया जाता है ये बने। मुखर है, बोलते हैं, पत्रकार पहुंच जाते हैं तो फिर ये बिना जवाब दिए ये नहीं कहते कि हम आज बात नहीं करेंगे, और लोग बात नहीं करते, और लोग बहुत एंगल पर बात करते हैं, एंगल पर बात नहीं करते, बिल्कुल सपाट बात करते हैं। स्वरूपानंद जी का भी यही हाल था कि वो भी सपाट बात करते थे और काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। काफी पढ़े लिखे व्यक्ति ये भी हैं, उन्होंने मठा मनाए हमको पहली बार कहा कि देखिए शंकराचार्य की ये गुण है, इस तरह का ही कोई व्यक्ति शंकराचार्य बन सकता है कि जो विवाहित न हो, कुंवारा हो, जिसके कोई चर्म रोग न हो। और तो एक शंकराचार्य के बारे में जो फर्जी है उनको कहा जाता है कि उनको चर्म रोग है। फिर जो है एक शंकराचार्य जो उनके पहले वाले थे, जहां से झगड़ा शुरू हुआ, वो पता चला कि वो विवाहित थे, शंकराचार्य बन गए थे। तो ये सब तमाम सब मुद्दे हैं, बहुत बड़ा मतलब समझ लीजिए पोथा पुराण है। जो बात होने लगेगी तो हमको लगता है कई एपिसोड में भी खत्म नहीं होगी। तो अब अभी मुक्तेश्वरानंद उनकी जगह बैठ गए हैं। अब इन लोगों को लगता है कि कैसे अभी मुक्तेश्वरानंद को डाउन करें। फिर बनारस में जितने मंदिर तोड़े गए हैं सैकड़ों की संख्या में, कॉरिडोर के नाम पे, इसके नाम पे, उसका वो मिलकर विरोध करते रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद। और बिना लाज लपेट की कोई बात कहते हैं वो। तो अब वो इस गंगा में प्रदूषण है, गंगा का पानी गंदा है। सारे लोग जो है वो जूना अखाड़े के आपके क्या कहते हैं जो सबसे बड़े मठाधीश्वर हैं अवधेशानंद जी, वो कहते हैं गंगा बहुत शुद्ध है। वो अभी अमित शाह को नहवाने ले जाते हैं, चड्डी पहन के अमित शाह को जो है क्या कहते हैं स्नान करवाते हैं। ये शंकराचार्य न किसी को नहवाने ले जाए न किसी को ले जाए तो आंख की किरकिरी है। अभी धर्माचार्य का मामला बिल्कुल अलग है, हमारे और आपके सोच से भी बिल्कुल अलग है, और हमारे और आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता या धार्मिक प्रतिबद्धता से भी अलग। तो वो उनका मामला है। लेकिन किस तरह गिरफ्तार किया गया ये जरा सा जो है मतलब समझ लीजिए, गिरफ्तार करने के रूपक रचा गया, इसलिए समझिए। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने यौन हमले की संभावना से इनकार नहीं किया। एफएसएल रिपोर्ट मांगी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि डॉक्टर की ओर से पीड़ित पर यौन उत्पीड़न की बात नहीं कही गई। हाईकोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि दोष सिद्ध की यह धारणा आरोप तय होने के पहले जमानत के चरण में नहीं लागू की जा सकती। अदालत ने यह भी माना कि विशेष परिस्थितियों में आवेदक अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, भले उन्होंने पहले सत्र न्यायालय में आवेदन न किया। इसी के साथ दोनों कोर्ट ने दोनों आवेदकों को 50,000 रुपए की निजी मुचलके और 2 प्रतिभूतियों पर माने बेल बांड पर जमानत, अग्रिम जमानत दे दी। गौरतलब है कि स्वामी अविवेकानंद हाल ही में हुए माघ मेले के दौरान का सामना कर रहे हैं, मतलब वही आरोप है। निष्कर्ष, एकल पीठ ने जो निष्कर्ष निकाला, जो जजमेंट है 22 पेज का, उसके 50वें पॉइंट में क्या कहा गया ये जरा सा महत्वपूर्ण है, इसको जरा सा समझने की जरूरत है। पूरी तरह स्पष्ट है अब तक जो पूरी बहस हुई है कि कोर्ट अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते समय आरोपों की प्रकृति, आरोपी की भूमिका और हर मामले में तथ्यों को उचित महत्व देने के लिए बाध्य है। जैसा कि विश्लेषण के तहत चर्चा की गई है, निम्नलिखित तथ्यों का सारांश इस प्रकार है। पहली सूचना रिपोर्ट एफआईआर स्पेशल जज पास्को के आदेश पर शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक अर्जी के आधार पर 21 फरवरी को दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि वो पीड़ितों के अभिभावक हैं, जबकि अभिभावक उसको ओरिजिनल माँ बाप है। ये उन्होंने नहीं कहा, ये हम आपको कह रहे हैं। कहा जाता है कि पीड़ितों ने पहली सूचना देने वालों को 18 जनवरी 2026 की घटना के बारे में बताया था, जबकि पहली सूचना देने वाले ने पहली बार यह जानकारी पुलिस को 24 को दी। डिले इन एफआईआर। जांच टीम को उसने जो कारण बताया कि यह जानकारी 6 दिन की देरी से क्यों दी गई, उसमें उसने आगे कहा कि वह पूजा में व्यस्त था,
जबकि 21/1/2026 को उसने कथित घटना के संबंध में एक अर्जी दायर की थी, जिसमें बीएनएस की धारा 109 अन्य धाराओं के तहत अपराध किए जाने का आरोप था। पीड़ित लगातार पहली सूचना देने वालों के संपर्क में रहे और 25 फरवरी से पहले उन्होंने किसी उचित कस्टडी में नहीं सौंपा गया। पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए और विभिन्न हिंदी समाचार चैनलों द्वारा पीड़ितों का इंटरव्यू लिया गया, जो पास्को और किशोर न्याय अधिनियम की स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन है। समझ लीजिए आप कि किस तरह इसको पब्लिसाइज करके मीडिया ट्रायल बनाया गया, ताकि मतलब सजा हो ना हो, दंड मिले ना मिले, गिरफ्तार हो ना हो, बदनाम। चरित्र हनन। पीड़ितों का अपने स्वाभाविक अभाव को घटना के बारे में न बताना और इसके बजाय पहली सूचना देने वाले को बताना, जो कि एक अजनबी है, मानवीय आचरण और व्यवहार के सामान्य क्रम के अनुरूप भी नहीं है। ये जज साहब कह रहे हैं। पहली सूचना रिपोर्ट में घटना का स्थान और घटना के वक्त प्रयागराज जनवरी 2025 से फरवरी 2026 तक, यानी महाकुंभ से माघ मेला तक बताई गई है, जबकि पीड़ितों में से एक ने कहा कि उसके साथ जून 2024 में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर और उत्तराखंड के बद्रीनाथ में यौन उत्पीड़न हुआ। उक्त पीड़ित की जन्म तिथि उसके शैक्षिक प्रमाण पत्र के अनुसार 1/8/2026 है, जिसका अर्थ है कि पहली सूचना में बताई गई, मतलब उसके अनुसार वो जन्म तिथि बालिग है। तक। जन्म तिथि जन्म। 2006 है, तो 26 में 26 25 साल 26 साल 25 साल 20 साल का हो गया ना। हम्म। 17-18 साल तक नाबालिग माने जाते हैं, 18 साल से कम के ना। जबकि पीड़ितों में से एक ने कहा कि उसके साथ जून में मध्य प्रदेश के नरसिंह है। उक्त पीड़ित की जन्म तिथि उसके शैक्षिक प्रमाण पत्र के अनुसार 1/8/2006 है, जिसका अर्थ है कि पहली सूचना रिपोर्ट में बताई गई कथित घटना की तारीख, यानी जनवरी 2025 से फरवरी 2026 तक वह मेजर था, बालिग था, जबकि जून 2026 में वह नाबालिग था। अब समझिए आप जरा। पीड़ित आवेदन हम्म। संख्या 1 के आश्रम का छात्र नहीं है कि उसके शैक्षिक प्रमाण पत्रों के अनुसार वे हरदोई जिले के एक संस्कृत विद्यालय के छात्र हैं। कहाँ हरदोई, कहाँ बनारस का गुरुकुल, कहाँ इलाहाबाद का कुंभ। डॉक्टर द्वारा तैयार मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ितों के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई और यह राय दी गई कि यौन उत्पीड़न की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही एफएसएल रिपोर्ट मांगी गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि डॉक्टर ने पीड़ितों के साथ यौन उत्पीड़न होने के संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं दिया है। आवेदकों की मेडिकल जांच नहीं की गई है, जो कि यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में आवश्यक होती है। पहली सूचना देने वालों को पीड़ितों से अपराध होने की जानकारी मिलने के बाद की तारीख, आवेदक संख्या 1 तथा प्रशासन के बीच मौनी अमावस्या के पवित्र अवसर पर संगम में स्नान करने को लेकर उत्पन्न विवाद की तारीख, ये दोनों तारीख एक ही हैं, यानी 18/1/2026। इसलिए इन तथ्यों की जांच अधिक सावधानी और सतर्कता साथ किया जाना चाहिए। इसलिए उपरोक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए उन्होंने इनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर दी। यही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो है अन्य मामलों का जो है उल्लेख भी किया, जिसमें जो है इस तरह के न्याय दृष्टांत सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, रूलिंग्स, जो इनके मामले में भी लागू होती है। तो मामला यहाँ यह है कि किस तरह अगर मतलब वो कहते हैं ना कि गधा पहलवान एक वाला मामला है। प्रसंग प्रसंग वह सब दो उदाहरण देते हैं। आरटीआई क्या है कि जवाब माना था, 8 साल हो गए, सब मैनेज हो गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मैटर लंबित था, अभी तक नहीं हुआ कोई फैसला। मेरे ऊपर भी आरोप लगे, 8-10 साल से रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऑल प्रोसीडिंग फेस कर लिया, फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा कि भाई रिपोर्ट तो हमें, अगर मैं दोषी होता तो मुझे टांग दिया रहता। लेकिन जहां जिसकी लाठी भैंस है उसे चल ही रहा है। और खास तौर सर, से हाँ। मैं खुद ही पत्रकार होने के नाते आरटीआई का बहुत बड़ा मुरीद था। हम्म। मैं जब तक सक्रिय रूप से पत्रकारिता में था तो मैंने काफी आरटीआई में मांगता था, हम्म। और आरटीआई में हमेशा लीपापोती का जवाब मिलता था। इसके बाद मेरा जो है उत्तर प्रदेश और केंद्र, जो सेंट्रल आपका जो है वो जो आईटी बोर्ड है, दोनों के बारे में बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, हम्म। निराशाजनक मेरा अनुभव। जब आप उत्तर प्रदेश के आप जो है उसमें बोर्ड में जो है जब आप अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, तो वहां आप समझिए जो पीठाधीन अधिकारी, जो तमाम पत्रकार अधिकारी सब बनाए जाते हैं, वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो तत्कालिक सरकार हो उसके हितों की रक्षा करें। वो आपको हम्म। इतना डिस्करेज करते हैं जैसे आपने कोई अपराध कर दिया, और आपको हर लेवल पे बार हो। बार जो है लखनऊ जाना,
आने जाने का कोई मार्ग व्यय नहीं मिलना, आपका जो है कोई जो है उसके वर्चुअल विधि से जो है आपका जो है क्या कहते हैं वो नहीं होना। तो अब आप समझिए कि आपको अगर 10 तारीख लगाई तो 10 बार आप लखनऊ जाइए और जाइए, जाके जो है पीठासीन अधिकारी में कमरे में बैठिए तो पता चला 3 घंटे पीठासीन अधिकारी आए ही नहीं। उसके बाद तो 1 नंबर से काम शुरू हुआ। आप वाले मामले में जो अच्छा भाई फिर से जो है उनको खबर कर दो, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं। और आप दिल्ली, अब इलाहाबाद से दिल्ली अगर मतलब आने जाने में एक बार में 3,000 4,000 रुपया खर्चा, और दिल्ली के अगर जो है सीआईसी में आपकी तारीख लगी तो आप कई बार दिल्ली जाएंगे। और सेम स्थिति वहां पर भी आपको लगातार डिस्करेज किया जाता है और जो है जल्दी से जवाब नहीं मिलता। वो भाई भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको जवाब मिल जाता है। तो इस तरह जो है आईटीआई का जो है मजाक बन के रह गया है कि हमने उसके बाद आईटीआई लगाना ही बंद कर दिया। और मैं मुकदमा झेलने के लिए तैयार था, लेकिन मैं कभी वर्जन नहीं लेता था। क्यों वर्जन नहीं लेता था? कि भाई आप नोटिस देंगे, मुकदमा करेंगे ना, करिए, हमारे पास इतना प्रमाण है कि हम जो है देखेंगे अदालत में। आप क्यों? क्योंकि आप वर्जन लेने जाएंगे तो जो आपके मालिक या आपके जो ऊपर संपादक लखनऊ दिल्ली में बैठे हैं उनके यहाँ फोन जाएगा, और फोन जाने के बाद वो मैनेज होके कहेंगे अरे यार जेपी सिंह हमें रह दो यार, छोड़ो, इसमें तुम्हारा क्या व्यक्तिगत इंटरेस्ट है। अब कहो यार हम खुद ही पत्रकार हैं, हम कोई भी सत्य को उजागर करना चाहते हैं, इतनी सब गड़बड़ी चल रही है। अरे क्या यार, जानते हो मालिकों का की तरफ से फोन आया था, मालिकों के पास उनका फोन आ गया था, वो अगला आदमी मालिकों तक पहुंच गया, आप समझ लीजिए। जी मतलब जी आप जी। नौकरी से फायर नहीं, अगर आप उनकी बात मानेंगे। ये स्थिति जो है आईटीआई की बना के इन लोगों ने आरटीआई की रख दी है आपको। आरटीआई में तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जो है क्या कहते हैं नियुक्ति होनी चाहिए, सरकार के हाथ में नियुक्ति होना ही नहीं चाहिए जो अपने चमचों को वहां नियुक्ति करती है, चाहे अधिकारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे शिक्षाविद हो, चाहे कोई भी XYZ हो। आपका सीआईसी में भी जब शैलेश गांधी वगैरह जैसे लोग कुछ लोग थे, जब कुछ आती थी एक समय, तो एकदम सीआईसी वगैरह सब डिफंक हो गई है आपको। और सब उत्तर प्रदेश संस्था का जो है डिफंक है सर। सूचना आयोग है वो तो महा डिफंक है आपसे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि इस केस में आगे क्या होता है, फिर हम लोग मिलेंगे, जरा कुछ जांच आगे बढ़े, कुछ तथ्य सामने आए तो इस केस पे और फिर चर्चा बरकरार करें। शुक्रिया सर, थैंक यू।